Hello everyone. The chapter is Principle of Inheritance and Variations. आज का हमारा ये चैप्टर है. इस चैप्टर में हम जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. जेनेटिक्स की हमारी तीन ब्रांचेस होती हैं. एक क्लासिकल जेनेटिक्स जिसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं, दूसरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तीसरा है एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स जिसको हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं. इन तीनों जेनेटिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं. क्लासिकल जेनेटिक्स में मेंडल्स के लॉज पढ़े जाते हैं. मेंडल्स ने जो भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए हैं हम उसकी स्टडी करेंगे. क्लियर. मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करेंगे, जैसे कि डीएनए की स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशंस वगैरह, एक्सप्रेशन वो कैसे करता है, ये सारी चीज़ें की स्टडी हमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में करनी होती है. एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में हमें चेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉपुलेशन से देखनी होती है. ठीक है, तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी कहलाती है. आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो क्लासिकल जेनेटिक्स के ऊपर है. तो क्लासिकल जेनेटिक्स में हमें पढ़नी है मेंडल्स ने जो जो वर्क किया है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया है, क्रॉस किए, लॉज दिए हैं. ठीक है, डेविएशंस कुछ हो गए हैं जो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो पाए, वो डेविएशन शो कर रहे हैं. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, लिंकेज, सेक्स डिटर्मिनेशंस, म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ों की स्टडी हमें करनी है. तो शुरुआत करते हैं मेंडल से. तो मेंडल कौन थे? मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स. मेंडल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो मेंडल आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स. सबसे मेन पॉइंट्स, एक नंबर के क्वेश्चन से जीके में भी पूछ लिया जाता है, जीएस वगैरह में जो आता है. फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? जेनेटिक्स का पिता किसको कहते हैं? ग्रेगोर जॉन मेंडल को. ग्रेगोर जॉन मेंडल का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में, कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में एक छोटा सा गांव है सिलीसियन. क्या है ये? ब्लेज. यहाँ पर हुआ था. कब हुआ था? आप ईयर याद कर सकते हैं, 1822, 19th सेंचुरी की ये बात है जब मेंडल का जन्म हुआ. मेंडल ने स्टडी की थी अपनी साइंस में, मैथ्स में, बायो में, मतलब पूरा ये जानते थे. तो इनकी स्टडी किस किस में है? स्टडी मैथ्स, साइंस, ये दोनों में है. ठीक है, बायोलॉजी वगैरह पूरा फोकस है इनका. इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं. ये इनिशियली कहाँ गए थे? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में स्टडी करने के लिए गए थे. उसके बाद ये मोनास्ट्री में आए अपने गांव, और वहाँ पर इन्होंने एज ए टीचर वर्क किया. तो ये टीचर भी रह चुके हैं. जब टीचर थे तभी इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया. तो ये कुछ बातें हैं जो कि मेंडल के बारे में हैं जो आपको मालूम होना चाहिए. मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, कब से स्टार्ट किया इन्होंने वर्क? एक्सपेरिमेंटल ईयर क्या है इनकी? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट इन द ईयर ऑफ 1856 टू 1863 में किए. मतलब इस ईयर में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और ये कहलाते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट. ठीक है, लगभग कितना? 7 ईयर हो जाता है. टोटल 7 ईयर्स में लगभग इन्होंने 10,000 एक्सपेरिमेंट अप्रॉक्सीमेटली किए थे. किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर. तो इनके जो एक्सपेरिमेंट हैं वो कहलाते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 इन्होंने 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किए थे. किस पर किए थे? पी प्लांट पर. ठीक है, पी प्लांट ही इन्होंने क्यों चूज़ किया इसके बारे में बात करेंगे बाद में. इन्होंने पब्लिश किया अपना वर्क. कब पब्लिश्ड? कब किया? 1865 में इन्होंने अपना वर्क एक्सपेरिमेंट करने के 2 साल बाद, ठीक है, अपने वर्क को पब्लिश किया. एक छोटे से जर्नल में पब्लिश किया. तो उस समय ज़्यादा फेमस वो जर्नल नहीं था, वो लोकल ही में फेमस होता था. तो इनके वर्क को ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला, बाहर ज़्यादातर नहीं गया इनका वर्क, क्योंकि वो लोकल जर्नल में पब्लिश हुआ था. टाइटल था पेपर का
हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन प्लांट्स या प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, वो इसका टाइटल रहा था। तो उस समय इनके वर्क को ज़्यादा रिकॉग्निशंस नहीं मिल पाया, लेकिन 19 कब इन द ईयर ऑफ 1900 में इनके वर्क की दोबारा डिस्कवरी हुई, तो इसे हम कहते हैं रीडिस्कवरी। और इसकी रीडिस्कवरी 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने की, अलग अलग साइंटिस्ट ने की, जो अलग अलग जगह पर थे। उन तीनों साइंटिस्ट ने अपना रिज़ल्ट निकाला और मैच किया, तो वो बाद में पता चला कि ये मेंडल्स के वर्क का ही हम रिज़ल्ट निकाल रहे हैं। एक तरीके से जो वर्क मेंडल करके किए थे वही वर्क हमने किया। तो इनके एक्सपेरिमेंट्स को बाद में फिर लॉज के फॉर्म में कन्वर्ट करके इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल्स को लॉ रखा नेम। मेंडल ने कोई लॉ नहीं दिया, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, रिजल्ट निकाला, उसका कंक्लूजन निकाला था। लेकिन इनके कंक्लूजन को लॉज की फॉर्म में फ्रेम किया इन 3 साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने इनके नाम पर ही मेंडल्स लॉ रखे। मेन क्या हुआ, इनके वर्क की दोबारा रीडिस्कवरी हुई, और रीडिस्कवरी होने से इनके वर्क को नोबेल प्राइज़ मिला, यानी कि इनको फिर नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी। तो इनकी डेथ के बाद इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवरी की है, पहले साइंटिस्ट नेम क्या है आपको याद रखना है, ह्यूगो डी व्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ये। ह्यूगो डी व्रीज कहाँ के थे, हॉलैंड के थे ये। ह्यूगो डी व्रीज वही साइंटिस्ट है जिन्होंने म्यूटेशंस थ्योरी दी थी। म्यूटेशंस की डिस्कवरी करने वाले, म्यूटेशन थ्योरी देने वाले ह्यूगो डी व्रीज ही थे। ये हॉलैंड के हैं। एक साइंटिस्ट है कॉल कॉरेंस, ये जर्मनी के थे, ठीक है। दूसरे हैं, इन्हें कहते हैं शेरमैक, इरिक शेरमैक। इरिक शेरमैक ये ऑस्ट्रिया के थे, इन्हीं के शहर के, ठीक है, इन्हीं कंट्री के थे, ऑस्ट्रिया के। इरिक शेरमैक, ये 3 साइंटिस्ट रहे जिन्होंने मेंडल्स की रीडिस्कवरी की। ओके, तो आपको ये मोटा मोटा छोटा सा डिस्क्रिप्शन से याद रखना है कि मेंडल ने डिस्कवरी कब स्टार्ट की, कितने ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था। तो मेंडल ने 1856 से 1863 तक 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किए। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 एक्सपेरिमेंट किए। किस पर किए, पी प्लांट पर किए। क्या कहलाते हैं इनके एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन द पी प्लांट या प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट। पब्लिश कब किया, 1865 में। बात करते हैं हम कि क्या मेंडल से पहले भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हुए हैं। यस, मेंडल से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो नेम है दैट आर कॉल्ड कार्ल रीटर। कार्ल रीटर 18th सेंचुरी के हैं। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। दे कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन। अब इन्होंने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस प्लांट पर किए थे, इन्होंने किए थे टोबैको प्लांट पर। आपको यह याद रखना है कि टोबैको प्लांट पर इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। और दूसरे साइंटिस्ट गॉस भी थे, नॉर्डेन भी थे, इन्होंने भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। बट इनके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट फेमस नहीं हो पाए, इनका रिजल्ट ठीक से नहीं आ पाया, ठीक है। तो इसलिए ये फेल हो गए। लेकिन बाद में जो मेंडल आए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए, मेंडल कंडक्टेड हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, इन पी प्लांट में, ठीक है, यहाँ से पी प्लांट। अब इन्होंने जो पी प्लांट पर किए, इन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या था इनका पी प्लांट चूज़ करने का। देखिए, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया जाता है वो इजी होता है फाइंड करना, जिसको इजी मिल जाए, जिसका कल्चर इजी हो जाए, ठीक है, और जिसमें कैरेक्टर विजिबल आसानी से दिखाई दे जाए, हमें किसी डिवाइसेस का यूज़ ना करना पड़े कैरेक्टर्स को देखने के लिए।
तो इनका रीज़न यही था कि पी प्लांट जो था वो इजी टू ग्रो, क्या था, आसानी से ग्रो कर सकता था, और शॉर्ट लाइफ साइकिल थी। इसकी जो लाइफ साइकिल थी पी प्लांट की वो कम थी, शॉर्ट थी, 2.5 मंथ में लगभग कंप्लीट हो जाती थी, ठीक है। और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। और क्या है कि पी प्लांट की खास बात ये है, इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विजिबल होते हैं, क्लियर विजिबल, डिस्टिंक्ट विजिबल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट विजिबल कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर आसानी से देखे जा सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड होता है पी प्लांट, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, और इसमें हम आसानी से क्रॉस भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से इसमें क्रॉस करना आसान रहता है। और इसमें सीड प्रोड्यूस, नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते थे, नंबर ऑफ सीड्स, इनॉर्मस नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल प्लांट। एक सिंगल प्लांट में बहुत ज़्यादा सीड बनते थे। जब बहुत ज़्यादा सीड बनते हैं तो हम उनके कैरेक्टर की कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी रहता था करना। इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से मेंडल जो है अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हो पाए थे। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, ये आपको याद करना है, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द पी प्लांट। पी प्लांट का बॉटनिकल नेम है। क्रोमोसोम के नंबर की बात करो अगर, नंबर 14 होता है, यानी कि 7 पेयर। पी प्लांट के अंदर 7 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। पी प्लांट में जब एक्सपेरिमेंट किए तो मेंडल ने कितनी वैरायटीज़ के पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? 14 वैरायटीज़ थी प्लांट्स की जिनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। देयर आर 14 वैरायटीज़ ऑफ द प्लांट्स ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट की कितनी वैरायटीज़ थी? 14 वैरायटीज़ थी, मतलब 14 ट्रेड्स को लेकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो कैरेक्टर कितने थे? देयर आर 7 कैरेक्टर चूज किए थे इन्होंने। 7 कैरेक्टर्स इन्होंने, कौन से 7 कैरेक्टर्स थे? एक तरफ हम कैरेक्टर लिख देते हैं, वन साइड डोमिनेंट ट्रेट इसमें कौन सा है, और रिसेसिव ट्रेट कौन सा है? देखिए पहला जो कैरेक्टर था वो स्टेम लेंथ थी। प्लांट कितना बड़ा है कितना छोटा है वो डिपेंड करेगा उसकी स्टेम के ऊपर। तो स्टेम की लेंथ कितनी थी, तो उसमें कैरेक्टर में एक ट्रेट आया था टॉल और एक आया था ड्वार्फ। कुछ पी प्लांट जो थे वो ड्वार्फ थे और ज़्यादातर पी प्लांट कैसे थे? टॉल थे। तो हमें 2 ट्रेट इसमें देखने को मिले प्लांट की हाइट में, यानी कि स्टेम ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ स्टेम है। सेकंड जब हम बात करते हैं तो फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर का कलर लिया गया था, फ्लावर की पोजीशन क्या थी, ये भी एक ट्रेड है। पॉड की बात करें तो पॉड की शेप कंसिडर की गई थी, पॉड का कलर कंसिडर किया गया था, फिर सीड शेप एंड सीड कलर, ये 7 कैरेक्टर्स थे। अब इन्हीं के कितने हैं? 14 ट्रेड्स हैं। स्टेम लेंथ हो गई, तो ट्रेड कौन कौन से आ गए? टॉल एंड ड्वार्फ। क्लियर? फ्लावर का कलर, अगर आपने पी प्लांट देखा हो, पी प्लांट में जो डोमिनेंट कलर होता है फ्लावर का वायलेट होता है और वाइट इसका रिसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है।
फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर पी प्लांट पर दो जगह हो सकता है, या तो ये एक्सियल पोजीशन पर होगा या फिर ये टर्मिनल पोजीशन पर होगा। एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये फ्लावर, तो फ्लावर के एट द टॉप पर अगर, मतलब प्लांट के टॉप पर फ्लावर लगा हुआ है, उसे कहते हैं टर्मिनल। अगर प्लांट की ब्रांच पर यहाँ साइड पर फ्लावर लगा हुआ है, इसे कहते हैं एक्सियल कंडीशंस। तो ये फ्लावर डोमिनेंट, ज़्यादातर फ्लावर लेटरल साइड पर होता है, यानी कि एक्सियल साइड पर, तो एक्सियल डोमिनेट हो गया और टर्मिनल रिसेसिव। पॉड की शेप की बात करें तो पॉड जो होता है या तो स्मूथ होगा या फिर कंस्ट्रक्टेड होगा, पिचका हुआ होगा। आपने देखा होगा कि जो पॉड होती हैं या तो फुला हुई होंगी, फली जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर बीज होते हैं, सीड होते हैं, यानी कि मटर का दाना होता है जिसके अंदर। तो पॉड जो होता है या तो इन्फ्लेटेड होगा इस टाइप से जैसे पूरा, या फिर ऐसे पिचका हुआ होगा, तो उसमें सीड भी थोड़े पिचका हुआ रहता है, ठीक है। तो स्मूथ डोमिनेंट होता है, ज़्यादातर पॉड इस शेप का होगा, इन्फ्लेटेड जिसको हम कहते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टेड होगा, पिचका हुआ होगा। पॉड का कलर की बात करें तो पॉड के भी अपने कलर होते हैं, ग्रीन और येलो। ग्रीन पॉड का कलर होता है डोमिनेंट और रिसेसिव होता है येलो। सीड की शेप, सीड गोल होते हैं, राउंड, ठीक है, तो राउंड होगा डोमिनेंट। कुछ हो जाते हैं जो पिचक जाते हैं, झुर्री आ जाती हैं, तो रिंकल्ड, झुर्रीदार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रिंकल्ड सीड हो जाते हैं। सीड का कलर बात करें, ये येलो होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट कैसा है? येलो। और ग्रीन कैसा है? ग्रीन है इसका रिसेसिव। इससे और इसका अपोजिट है बस। तो ये आपको ध्यान रखना है। 7 कैरेक्टर्स हैं जिसकी 14 वैरायटीज़ हैं। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, तो इनमें से कोई एक पेयर वैरायटीज़ को कंसिडर किया, बाकी सबका सेम होना चाहिए। मतलब 2 प्लांट लिए, एक ये, तो हमने सिर्फ प्लांट का एक कैरेक्टर देखा है, बाकी सारे कैरेक्टर उसके सेम होने चाहिए। एक कैरेक्टर के ट्रेट जो हैं वो अलग अलग हो। व्हाट इज़ द जेनेटिक्स? सिंपली it is the study of heredity and variations। जेनेटिक्स क्या होता है? हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। चलिए अब हम बात करते हैं क्या होते हैं ये हेरिडिटी और किसको कहते हैं वेरिएशंस। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक मैकेनिज्म होती है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाता है, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, उसका प्रोसेस क्या है। वही प्रोसेस को समझते हैं हम हेरिडिटी के अंदर। तो क्या लिख सकते हैं? द ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट कह सकते हो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। कैरेक्टर्स फ्रॉम parent to progeny by process of inheritance। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। द ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी बाय प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ये भी एक हेरिडिटी है ही, हेरिडिटी कहलाती है। इसमें एक टर्म्स आया है इनहेरिटेंस। तो चलिए इनहेरिटेंस बताते हैं क्या होता है। इनहेरिटेंस सिंपल, द ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस कैसे कहते हैं? ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर
फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ना क्या, कैरेक्टर का, यानी कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाते हैं, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। सिंपली ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब बात करते हैं वेरिएशंस की। वेरिएशंस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पेरेंट्स के जो चाइल्ड्स प्रोजेनी होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। या आप कोई दो इंडिविजुअल ले लें तो कोई भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में एग्जैक्ट सिमिलैरिटीज़ नहीं होते हैं, चाहे वो कोई कॉमन पेरेंट्स के क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर मिलते हैं। यही डिफरेंसेस वेरिएशंस कहलाते हैं। तो कितना वेरिएशंस है, दिस इज़ द डिग्री ऑफ क्या है, डिफरेंसेस। डिग्री ऑफ डिफरेंसेस किसके बीच में, बिटवीन टू प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट या कॉमन पेरेंट। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट्स। सपोज दिस मेल फीमेल गिव राइज क्या, प्रोजेनी। अब इसमें प्रोजेनी कितनी भी हो सकती, तो ये प्रोजेनी के बीच में डिफरेंसेस आना या इस प्रोजेनी का अपने मदर से डिफरेंसेस, फादर से क्या डिफरेंसेस हैं, वही वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, कॉमन पेरेंट से जो प्रोजेनी बनती हैं उन प्रोजेनी में जो डिफरेंसेस होते हैं वही होती है वेरिएशंस। जब उस प्रोजेनी का अपने पेरेंट्स के साथ क्या डिफरेंसेस आए हैं, कितने डिफरेंसेस आए हैं, वो सारे वेरिएशंस कहलाते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों में जेनेटिक्स में हमने अभी तक जेनेटिक मटेरियल की बात नहीं की। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑल लिविंग सेल्स कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, व्हाट, सभी लिविंग सेल्स जो होती हैं वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करती हैं। कौन सा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सभी लिविंग सेल्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। आप कहेंगे कि आप कुछ में आरएनए भी होता है, किस में आरएनए होता है? वायरस में होता है। वायरस इज नॉट ए सेल। क्लियर? तो ये एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब इसके पास अपने इंडिविजुअल्स को बनाने के लिए सारी इंफॉर्मेशंस होती है इस डीएनए के पास। प्रोजेनी बनाएगा तो प्रोजेनी में कौन सी इंफॉर्मेशंस जाएंगी, वो सब यही लेकर जाता है डीएनए, इसीलिए इसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो डीएनए होता है वो होता क्या है, एक्चुअल में डीएनए इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, ये आपने देखी होगी हर जगह। तो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और इट मे बी लीनियर। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। इट मे बी सर्कुलर, इट मे बी लीनियर। सर्कुलर और लीनियर, लीनियर तब होगा जब इसके एंड फ्री होंगे तो ये लीनियर होगा। सर्कुलर तब होगा जब ये कैसा होगा, सर्कल की फॉर्म में होगा, दोनों एंड फिक्स्ड होंगे, जॉइंट होंगे, तो वो जॉइंट एंड होते हैं। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, अब ये जो डीएनए होता है ये कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है और कहीं कहीं पर फिर ये इस तरीके से आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये क्या क्या होते हैं, ये तो हमारा डीएनए है। ये जो कंडेंस्ड हुआ है, लूजली कंडेंस्ड फॉर्म, ये क्या है, इसे कहते हैं क्रोमेटिन। और ये हाईली रॉड शेप स्ट्रक्चर बनी, इसे कहते हैं क्रोमोसोम। इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनती हैं ये, दीज आर द क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन में थ्रेड होता है, काफ़ी लंबा थ्रेड होता है। ये थ्रेड है हमारे सेल की, ये सेल, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड पड़ा होता है। एक सेल के अंदर कितने थ्रेड होते हैं,
ठीक है। 46, कितना थ्रेड होगा? 46। यही कंडेंस्ड होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं, जो कि नंबर में 46 होते हैं। टोटल नंबर 46। किसके? ह्यूमन के केस में। हर स्पीसीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक स्पीसीज़ को लेकर चल रहे हैं। ह्यूमन के केस में 46। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया किस पे? पी प्लांट पे, उसमें क्रोमोसोम 14 है। ठीक है। यहाँ पर हमारा क्रोमेटिन जो बना वो किससे बना? डीएनए से। डीएनए कॉइल्ड हुआ, पैकेज हुआ, पैकेज होने से एक स्ट्रक्चर बनती है थ्रेड लाइक, उसको कहते हैं क्रोमेटिन। और ज़्यादा पैकिंग हुई उसकी, बन गया क्रोमोसोम। जैसे आपने धागा देखा होगा, धागे को रोल कर दें, ढीला रोल कर दें तो क्रोमेटिन बन गया, और कंडेंस्ड रोल कर दें तो वो क्या बन गया? क्रोमोसोम। तो वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ऐसे ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गई 46। तो एक्चुअल में डीएनए क्या है? डीएनए जैसे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि ये किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। 2 स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड के होते हैं। क्या होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड? हम आगे की जेनेटिक्स में बात करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। हम यहाँ पर बात करेंगे अब जीन के। जीन क्या होता है? तो डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, लीनियर हो सकता है। यही पैक होके लूजली पैक करेगा, क्रोमेटिन बनाएगा। हाईली पैक होगा तो क्रोमोसोम बनाएगा। क्रोमोसोम विजिबल होता है किसके अंदर? एम फेज में। क्रोमोसोम आर विजिबल इन एम फेज में ही रॉड शेप स्ट्रक्चर बनेगी। बाकी सभी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। तो एम फेज में क्या क्या होता है? एक तो माइटोसिस भी होती है, दूसरा मियोसिस भी होती है। आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल में, जब सेल डिवाइड करती है तो उसकी एक साइकिल होती है जिसे सेल साइकिल कहते हैं। उसमें एम फेज आती है, इस तरीके से एक 4 फेजेज आती हैं। एम फेज, G1, S, G2। एम फेज माइटोसिस की भी हो सकती है, मियोसिस की भी हो सकती है। तो इन दोनों में हमें रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। क्रोमोसोम कलर बॉडी दिखाई देती है। ठीक है। क्रोमोसोम किसने नाम दिया? वॉल्डियर। वॉल्डियर जो थे, इन्होंने क्रोमोसोम नाम दिया था 1888 में। ठीक है। तो फिलहाल ये स्टडी बाद में बताएंगे और साइंटिस्ट। ये क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। एक्चुअल में ये पेयर में होते हैं। तो पेयर में होंगे तो 46 का पेयर कितना हो जाएगा? 23 पेयर। तो ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम की क्रोमोसोम 23 पेयर्स में होते हैं। इनमें से एक 22 पेयर्स जो होते हैं वो अलग रहते हैं, एक पेयर अलग होता है इनसे, 1 पेयर। ये 22 पेयर्स अलग रहता है। इन्हें कहते हैं एलोसोम, और ये कहता है सेक्स क्रोमोसोम। इसे हम ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है। ऑलोसोम वो है, उसे छोड़ दो। 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम, 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। यही पेयर होता है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है, मतलब मेल होगा कि फीमेल होगा, इसकी हम बाद में बात करेंगे। ये हमेशा पेयर में है, यानी कि एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा, यानी कि ये दोनों पेयर के नेम हम रखते हैं होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर क्या मतलब है होमोलोगस का? इसका मतलब है सेम मॉर्फोलॉजी होगी, इन क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी सेम होगी। ठीक है। कैसे? देखिए, एक क्रोमोसोम पेरेंट फादर से आता है और एक मदर से आता है। तो एक पैटर्नल होता है और एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है। दोनों एग्जैक्ट सेम होते हैं, मॉर्फोलॉजी सिमिलर होती है। यानी कि अगर मान लीजिए एक ट्रेड को कंट्रोल करने का जीन यहाँ पर है तो दूसरा सेम इसी लोकस पर, यानी कि लोकेशन पर प्रेजेंट होगा, ये वाला एक क्रोमोसोम पर। इसलिए क्या हमको बोलते हैं ये होमोलोगस पेयर हैं। और होमोलोगस क्या होता है? पेयर जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है। तो 1 से लेकर 23 तक क्रोमोसोम सिमिलर मॉर्फोलॉजी के होते हैं, जिसमें से 1 पेयर जो लास्ट वाला होता है उसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी डिफर कर जाती है, इसलिए वो अलग रहता है क्रोमोसोम, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। बाकी 22 पेयर्स की मॉर्फोलॉजी एग्जैक्ट सेम रहती है। तो वो ये वाले क्रोमोसोम जो होते हैं इनको हम होमोमॉर्फिक भी कहते हैं।
और ये वाला जो है वो हेट्रोमॉर्फिक कहलाता है। इसे क्या बोलेंगे? हेट्रोमॉर्फिक। क्यों कहेंगे? क्योंकि जो लास्ट वाला पेयर है वो एक XY हो सकता है या XX हो सकता है। अगर XX होगा तो होमोमॉर्फिक हो गया, होमोमॉर्फिक। और ये वाला है हेट्रोमॉर्फिक है, ये मेल के अंदर। तो मेल में क्रोमोसोम का जो लास्ट पेयर होता है वो हेट्रोमॉर्फिक ही होता है, जबकि फीमेल में सारे क्रोमोसोम होमोमॉर्फिक होता है। ठीक है, होमोलोगस पेयर्स, सेम मॉर्फोलॉजी हो गई, सेम स्ट्रक्चर यानी कि। अब बात आती है, हम बात कर रहे हैं जीन्स की। व्हाट इज द जीन? जीन इज अ DNA सेगमेंट। जीन क्या है? एक DNA का सेगमेंट होता है जो इनकोड करता है क्या? इट मे बी इनकोड और RNA। ये क्या करेगा? RNA बनाएगा। ठीक है, DNA का एक ऐसा सेगमेंट जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ RNA बनाता है। पहले कहते थे कि प्रोटीन बनाता है। ठीक है, DNA का एक सेगमेंट जो प्रोटीन बनाता है, बट वो एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। जीन उसको भी कहते हैं जो RNA बनाता है। कोई सा भी RNA बना सकता है। इट मे बी tRNA, mRNA, rRNA, snRNA, बहुत से अलग अलग टाइप के RNA होते हैं। तो बेसिकली ये हम mRNA देखते हैं। तो जीन क्या है? जीन सेगमेंट, DNA सेगमेंट्स। इट मे बी सपोज ये एक लॉन्ग DNA का सेगमेंट है, ये बहुत लंबा DNA मान लो पूरा। ठीक है, इस DNA में इतना बड़ा सेगमेंट या फिर इतना बड़ा सेगमेंट ये जीन का काम कर सकता है। तो ये भी जीन हो सकता है, ये भी जीन हो सकता है। जीन क्या करता है? जीन RNA बनाता है। जीन क्या करता है? RNA बनाता है। कोई सा भी RNA बना सकता है, ये भी RNA बनाएगा। ठीक है, तो ये जीन क्या है? एक DNA का सेगमेंट है। ये शॉर्ट भी हो सकता है, इट इज़ द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ DNA। इट इज़ द लॉन्ग सेगमेंट ऑफ DNA। बहुत लंबा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। और क्या करता है? RNA ही एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रेट कंट्रोल करेगा। मतलब RNA से क्या बनेगा? RNA से मे बी प्रोटीन बन सकती है या अदर थिंग्स कंट्रोल हो सकते हैं। तो प्रोटीन बनेगी तो एक ट्रेट को कंट्रोल किया जाएगा। इनडायरेक्टली कहें तो DNA या जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। तो ये क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सिंपली मेंडल क्या चैप्टर में अगर हम बात करें मेंडेलियन जेनेटिक्स में, तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बात करें तो जीन इज अ DNA सेगमेंट्स दैट इनकोड द प्रोटीन, और इट मे बी क्या है? DNA सेगमेंट दैट फॉर्म्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ RNA। तो उसके बेस पर, इस बेस पर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो क्या करेगा? विच कंट्रोल ट्रेट्स। ठीक है, जो क्या करे? जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA। जीन फंक्शनल यूनिट है। अगर हम कहें कि जीन क्या है, ये DNA, हाँ जीन ही कह लो, तो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA। DNA की फॉर्म अगर होगी तभी उसमें से कोई सेगमेंट जो है वो जीन का काम करेगा। क्रोमेटिन या क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म होगा तो वो जीन नहीं बना पाएगा। मतलब जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक वो फंक्शन नहीं करेगा। इसलिए जीन फंक्शन यूनिट किसकी है? DNA की, ना इधर क्रोमेटिन या क्रोमोसोम, उसको नहीं बोलेंगे हम। ओके, अब हम बात करते हैं, इसमें एक टर्म आती है एलील। व्हाट इज़ द एलील? तो आपने देखा होगा, ये मान लीजिए क्रोमोसोम। ठीक है, इस क्रोमोसोम पर ये क्या है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर। तो मान लीजिए एक आई का कलर है, ये करेक्टर है, उसके ट्रेट, एक जीन ये है और एक जीन ये है, ये कंट्रोल कर रहा है। तो ये कौन सा? ब्लैक कलर को कंट्रोल कर रहा है, ये मान लो ब्लू कलर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है क्या? एक ही करेक्टर है लेकिन दो ट्रेट है उसके, एक पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, ये जो जीन है ये ब्लू कलर को भी बना सकता है या ब्लैक को भी बना सकता है। ब्लू या ब्लैक, ये ब्लैक ब्लू, ये भी ऐसा ही है, ब्लू या ब्लैक को कंट्रोल कर सकता है। तो
इस जीन की दो फॉर्म है इस यहाँ पर, लेकिन एक बार में एक ही फॉर्म रिप्रेजेंट होगी। सपोज आपका एक स्विच है, आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे बल्ब बंद हो जाएगा। तो एक स्विच है लेकिन उसकी दो फॉर्म है, जिसको एक्टिवेट करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करेगा। ऐसे यहाँ पर जीन एक ही है, बट यहाँ पर इसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, ऑन ऑफ, यानी कि यहाँ जीन की दो फॉर्म होती हैं, इसलिए इस फॉर्म को ही कहते हैं हम एलील। तो एलील क्या है? इसकी दो फॉर्म, किसकी? जीन की। तो एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एलील ही है यहाँ पर, यानी कि अगर मान लीजिए ये ब्लू कैपिटल बी जो है वो ब्लैक के लिए है, तो स्मॉल बी किसके लिए? ब्लू के लिए। तो अगर कैपिटल बी आ गया एलील तो ब्लैक आइज आएंगी, स्मॉल बी आ गया तो ब्लू आइज आएंगी। ठीक है, तो दिस इज एलील। इसको हम एलीलोमॉर्फ भी कहते हैं, एलीलोमॉर्फ।